नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। लंबे समय से दिल्ली के सीएम कौन बनेंगे, इसके लिए चेहरे का, नाम का हर एक देशवासियों को बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार की घड़ी यहाँ पर समाप्त होती है। तो दिल्ली के नए सीएम का चेहरा सामने आ गए हैं। दिल्ली का नया सीएम जो बनी है वो रेखा गुप्ता जी बनी है और ये दिल्ली की चौथी महिलाएं हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला शीला दीक्षित जी रही है, दूसरा सुषमा स्वराज जी रही है और तीसरा आप पार्टी का ही जो आतिशी जी थी वो रही हैं और चौथा में जो वर्तमान में होंगे ये रेखा गुप्ता जी रहेंगे। तो चैलेंज तो इन तीनों के सामने थे और अभी के समय में माना जाए तो उन तीनों से ज़्यादा चैलेंज रेखा गुप्ता जी के पास होगा। ये कई महीने में होगा क्योंकि एक लंबे अरसों के बाद, कहा जाए तो 27 वर्षों के बाद भाजपा का सरकार दिल्ली में बना है और आज तीसरा टर्म है। जो प्रधानमंत्री दुनिया का विश्व स्तर का नेता माना जाता है, लेकिन वो अपने ही घर जहाँ पर वो रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो पूरे भारत में बड़े बड़े स्टेट में उसकी सरकार चल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी के सामने उसका अपना जहाँ पर उनका आवास था दिल्ली में, वहाँ वो जीत नहीं पाते थे। लगातार केजरीवाल साहब जी वहाँ उसे मात दे रहे थे, लेकिन लंबे समय के बाद 27 वर्ष भाजपा को लग गया दिल्ली में अपना सरकार लाने के लिए। आज मोदी जी के सरकार में, केंद्र में और राज्य में, दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, तो चुनौती तो काफ़ी होगी और ये एक महिलाओं के ऊपर ये लाई गई है। वहाँ की एक महिला मुख्यमंत्री है। ये भी एक पूरे देश के बेटी के लिए भी केस स्टडी का विषय है कि चुनौती काफ़ी है और उसमें महिलाओं को ला के नेतृत्वकर्ता के रूप में उसे खड़ा किया है। ये भी अपने आप में एक मिसाल बनेगा, एक केस स्टडी बनेगा। तो रेखा जी गुप्ता के बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेखा गुप्ता जी का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन मोदी साहब ने उन्हें एक सरप्राइज़ दिया पूरे देश को। तो इस तरह की मोदी जी का रहता है कि वो हर एक को कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते हैं। उसी तरह से रेखा गुप्ता जी का नाम लाके हर एक को चौंका दिया। जबकि रेस में थे प्रवेश वर्मा जी। तो रेखा गुप्ता जी के बारे में मैं बताना चाहता था। तो रेखा गुप्ता जी का जो उम्र है लगभग वो 50 साल हो चुका है। तो कहा जाए तो ये एक युवा के ही तौर पर माना जाए। उनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो ऊर्जा से वो भरी पड़ी हुई है। और वो पिताजी जो उनका था तो वो मूल रूप से हरियाणा की थी। तो उनका पिताजी जो थे वो बैंक का मैनेजर थे और वो 1976 में वहाँ से पलायन होके, स्थानांतरित होके वो दिल्ली के लिए आ गए थे। तो उस समय रेखा गुप्ता जी की उम्र जो थी वो महज 2 साल की थी। तो इससे आपको पता होगा, चल चुका होगा कि 76 में उनके पिताजी दिल्ली में शिफ्ट हुए थे और उस समय वो 2 साल की थी। तो वो 74 में उनका जन्म हुआ होगा। वो काफ़ी छोटी थी जो दिल्ली में आके बस गई और वहाँ से वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो दौलत राम जी कॉलेज है वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वो लंबे समय से दिल्ली में ही रहने लगे। तो वो धीरे धीरे दिल्ली को अपना एक घर मान लिया। वो अपना घर में ही रहने लगे, दिल्ली में ही रहने लगे। दौलत राम जी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और धीरे धीरे DUSU का भी वो
एक महासचिव कहिए या अध्यक्ष कहिए, वो चुना गया और उसके बाद वो राजनीतिक में वहाँ से एंट्री मारी। कहने का मतलब है उसकी जो घर है वो दिल्ली है, वो दिल्ली को रोम रोम से जानते हैं, दिल्ली से वो बहुत प्रभावित है, दिल्ली को वो अच्छी तरह से जानती है। दिल्ली उनके लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण, कहा जाए तो उनके दिमाग से, उनके विचार से, व्यवहार से दिल्ली उनके अंदर रचा बसा था। तो उन्होंने दिल्ली में एक लंबा समय बिताया है, वहाँ से वो पार्षद भी रही है। हर एक नज़र से वो दिल्ली को जानते थे। तो ये प्रधानमंत्री ने, या कहें तो भाजपा का जो सुप्रीम था, उन्होंने महिला प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुना। इसके लिए कई प्रकार के उन्होंने सोच विचार किया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली में लंबे समय से थे, वो जब 2 साल की थी उसी समय से वो दिल्ली में आ गई थी और उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो वो वहाँ के कॉलेज से, वहाँ की शिक्षा से रूबरू थे। वहाँ उन्होंने एक लीडरशिप जो कहते हैं, नेता जो कहते हैं, वो वहाँ पर उन्होंने सारे हैंडलिंग की थी, नेतृत्व की थी। और वो 2-3 बार दिल्ली में नगर पार्षद भी रह चुकी थी। वो भी कहीं ना कहीं उनको तजुर्बा का एक मिसाल पेश करता था। और वो भाजपा का महिला मोर्चा का भी अध्यक्ष रह चुकी है। ये भी अपने आप में बड़ी बातें हैं। और उसके बाद वो 1952 के आसपास में, कहा जाए तो ABV के जरिए से वो राजनीतिक में एंट्री मारी थी। तो राजनीति में उसका भी एक लंबा समय बीता है। वो पद पर रहे हैं, जैसे कि नगर पार्षद के पद पर रही है। और 96 में वो जो DUSU की थी, तो उसका अध्यक्ष वो बनी थी। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको राजनीति का ही सेक्रेटेरिया के बारे में बताता था। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों को, विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करके ध्यान में रखकर उसे भाजपा का एक मजबूत, एक प्रकार से कहा जाए सशक्त के रूप में उसे जाने जाए और उसे दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में उसे स्थापित किया गया। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर भाजपा का जो आला कमान है, उन्होंने इसे ये पदभार, दायित्व, जिम्मेदारी दिया है। तो इस पर अब देखना है कि ये खड़ा कितना उतरती है। और उसके बाद दिल्ली में वर्तमान समय में काफ़ी चैलेंज है और इस चैलेंज को किस तरह से ये फेस करेंगे, इसे किस तरह से हैंडल करेंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी के रूप में आप कह सकते हैं। और भाजपा के लिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये रेखा गुप्ता जी किस तरह से आने वाला समय में भाजपा को और मजबूती और एम्पावर दे सके, कर सकें। तो उनके सामने चैलेंजिंग क्या है, तो मैं उसके लिए कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो मैं नोट करके आपके सामने लाया हूँ और मैं वो बताना चाहूँगा। तो पहले उनके सामने हैं दिल्ली में CM पद के रूप में, जो कल वो 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। तो पहला CM के समय वो क्या करेंगे, तो पहले उनके सामने क्या है, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर है। वो स्वास्थ्य में सुधार लाना होगा उन्हें। दूसरा, बिजली व्यवस्था को लेकर लाना होगा। तीसरा, पीने की जो पानी है साफ, वो भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है वहाँ का। युवाओं का रोजगार। पांचवा, बुजुर्गों का जो पेंशन है वो भी एक प्रकार का चैलेंज है। छठा, अटल कैंटीन जो सस्ता भोजन है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक चैलेंजिंग का पार्ट रहेगा। उसके बाद जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था बात, सस्ता गैस सिलेंडर को लेकर, ये भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी। और ऑटो टैक्सी वालों की समस्या, जो ये धड़ल्ले से
कहीं बिजली को चोरी करता है और वो सिस्टम से नहीं चलता है, तो वो भी कहीं न कहीं ऑटो टैक्सी जो है, ये भी कहीं न कहीं बड़ी समस्या है, इससे उन्हें निपटना होगा। झुग्गी में जो है, उसे मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराना होगा। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगी। उसके बाद 10वां पॉइंट जो होगा, सभी वर्गों का सम्मान। वहाँ पर दिल्ली में कोई भी अलग-अलग जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से आएँगे, किसी का मतभेद नहीं होगा, कोई नहीं अपने आप में अलग-थलग मानेंगे। हर एक वर्गों का सम्मान होगा, हर एक को न्याय मिलेगा, हर एक को उचित समाधान होगा। तो 10वां ये होगा। और 11वां जो पॉइंट होगा, वो केंद्र के द्वारा जो योजनाएं लागू होते हैं, वो वहाँ एम्पावर करना होगा, उसे सशक्त करना होगा, उसे बहाल करना होगा। क्योंकि आप पार्टी का जो वहाँ था, तो वहाँ केंद्र का जो योजनाएं चल रहे थे, जो जनता के हित के लिए हुआ करते थे, तो वो वहाँ पर नहीं लागू हुआ करता था। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कल्याणकारी का केंद्रों का जो योजना चल रहा है, वो लागू नहीं होता है। तो इनके लिए ये तो सरल होंगे, लेकिन इसे लागू करना होगा, जिससे आयुष्मान जो एक सरकार का, केंद्र सरकार का योजना चल रहा है, जिससे मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज होता है, और पूरे परिवार का, परिवार में सिर्फ एक का नहीं, पूरे परिवार में जो होगा बीमार होंगे, उन्हें 5-5 लाख का इलाज फ्री में होगा आयुष्मान कार्ड के थ्रू। तो वो भी वहाँ लागू करना होगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो आप देखते होंगे, वो होगा वायु प्रदूषण के लेके। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से इसको लेकर कैसे रेखा गुप्ता जी हैंडलिंग करेंगे, कैसे इसे फेस करेंगे, ये भी वायु प्रदूषण बहुत बड़ी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाए हैं बराबर आप पार्टी को, सरकार को। तो 13वां जो है, वो है घटोला। जो घटोला हुआ है, उसका सच्चाई क्या है और ट्रुथ क्या है, उसे सामना लाना होगा। ये भी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगा। तो ये घटोला जो हुआ है, यही कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को लेकर डूबा है। तो घटोला एक बड़ा मुद्दा रहेगा, सामने रहेंगे। और सीएजी का जो रिपोर्ट है, उसे भी पटल पर लाना होगा। ये भी काम रेखा गुप्ता जी की होगी। और उसके बाद घुसपैठियों पर लगाम लगाना। आज पूरी दुनिया में, जैसे कि अमेरिका में आप देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो आए हैं, वो भी दुनिया के अलग अलग लगभग 1.5 करोड़ ऐसे जो थे, जो गलत तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था, उसे उनके देश वापस भेजते हैं। ये ट्रंप साहब थे, वो 1.5 करोड़ की ऐसी संख्या है जो अवैध तरीक़ा से अमेरिका में रह रहे हैं। उसे कैदी की तरह हाथ में सिक्कर लगा के, उसे बांध कर उसको अपना देश वापस भेज रहा है। और आप सोच सकते हैं कि 35 करोड़ के आसपास अमेरिका का संख्या है, और वहाँ 1.5 करोड़ अवैध रूप से गलत तरीके से गए हैं। तो ये सिर्फ भारत का ही समस्या नहीं है, दिल्ली का ही समस्या नहीं है, ये दुनिया की समस्या है जो गलत तरीके से प्रवेश करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं घुसपैठियों को लेकर उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, ये रेखा गुप्ता जी के लिए एक चैलेंज रहेगा। और 16वां जो होगा, महिला सम्मान, महिलाओं का सम्मान, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो आप पार्टी था, केजरीवाल साहब का सरकार वहाँ था, तो महिलाओं के लिए ना जाने क्या क्या फ्री थी। तो ये भी सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे, तो इसको लेकर भी रेखा गुप्ता जी के लेकर एक बहुत उसको चैलेंजिंग का पार्ट बनना पड़ेगा इसको लेकर। तो महिलाओं का सम्मान हो गया। और 17वां जो होगा, जो संविदा कर्मचारी होते हैं,
उनको नियमितीकरण, उनको पेंशन, उनको पैसा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लेत लतीफ़ा ना हो। तो इन तमाम प्रकार की जो मैंने आपको 17-18 पॉइंट में गिनाया, ये कहीं न कहीं रेखा गुप्ता जी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होंगे। और दिल्ली का जो जनता ने विश्वास जताया भाजपा के ऊपर, तो इस पर रेखा गुप्ता जी को खड़ा उतरना होगा और वो देखेंगे कि कितना इस पर खड़ा उतर पाएंगे। तो भाजपा का जो मॉडल होता है, जो सरकार होते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, तो वो एक पार्ट वाइज चलता है। तो यहाँ पर 100 दिन का काम एक प्रकार से खाका तैयार किया गया है और 100 दिन में क्या क्या रेखा गुप्ता जी दिल्ली के सीएम पद पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, 100 दिन का टारगेट लेंगे और 100 दिन में वो इम्पोर्टेंट जो जनता जनार्दन के लिए शांति या उनके कल्याण के रूप में जो होंगे, 100 दिन में ऐसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस्ड किया जाएगा, उसको महत्व दिया जाएगा। जैसे कि यूपी में योगी जी आए थे, तो उन्होंने 100 दिन में नए नए ऐसे जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट थे उनके ऊपर काम किया था और उसका अच्छा रिजल्ट आए थे। तो वहाँ का जो यमुना है, यमुना में 2 दिन पहले से सफाईकरण वहाँ शुरू हो गया है। यमुना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था दिल्ली के चुनाव में। और दूसरा यहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो भी तो है। और आयुष्मान भारत जो था, आयुष्मान जो स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर जो एक योजना केंद्र सरकार की है, उसे भी बहाल करना होगा। ये 100 दिन में ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे करना होगा। और कुल मिला के कहें, अगर 5 साल रेखा गुप्ता जी वहाँ रहते हैं तो उसे 5 साल में बहुत ही कम समय होंगे जो आराम के लिए उसे होगा। काम बहुत है, रात दिन एक करना होगा, इतना काम है यहाँ की। और ये सारी काम अगर इस 5 साल में नहीं निपटाया तो जनता का मूड कुछ अलग होगा और जनता को फिर भाजपा जो 27 वर्ष के बाद आया है, फिर एक लंबा वर्ष बीच में गैप होगा। तो भाजपा ऐसा चाहेगा नहीं। भाजपा पूरी दम खम अपना पूरा लगा देगा और उसमें जो भी होगा संभव रात दिन एक करके काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया है और उस वादा पर वो खड़ा होंगे। क्योंकि भाजपा एक विचारधारा की पार्टी कहते हैं, हम विचारधाराओं की पार्टी हैं, तो वो विचारों को, जो उन्होंने विचार दिया है दिल्ली की जनता को, उन विचारों पर वो खड़ा उतरेंगे। तो रेखा जी के लिए तो बहुत जिम्मेदारी बड़ी है और देखेंगे कि ये इसे किस तरह से निभाते हैं। और भाजपा के लिए भी है, सिर्फ रेखा गुप्ता जी के लिए ही नहीं, ये भाजपा के लिए भी है। और यहीं से कहें तो मैं कुल मिला के जो आने वाला 2047 का जो हमारे केंद्र सरकार ने विजन रखा है कि हम डेवलप नेशन होंगे, तो उसका भी रूपरेखा देखा जाएगा कि हम डेवलप नेशन कैसे होंगे। तो आने वाला समय में मैं फिर आपको दिल्ली का 100 जब कार्य का पथ का जो दिन होगा वो पूर जाएंगे, तो मैं आपको फिर दिल्ली के सीएम को लेकर उनको वर्क, उनकी जो 100 दिन का जो टारगेट होंगे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या उनसे दूर रहे, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर मैं फिर आपको बताएंगे और आपको उस पर विश्लेषण करके समझाएंगे। तो आज दिल्ली की नई सीएम मिला और हम सब उसको एक सत्य और झूठ की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से रेखा गुप्ता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अपने पद को, गरिमा को
बनाने के लिए। तो